गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और एनटीपीसी के मैथमेटिक्स में आपको फिर से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और एक अगला जो भी वीडियोस है आपके सामने दिख रहा होगा कि जब अभी हम नंबर सिस्टम के वीडियोस पे चल रहे हैं और कुछ इसमें डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। और हम डेफिनेशंस में ही आगे का वीडियोस, अगर आपको यहाँ से अगर इस वीडियोस में आप जुड़ रहे होंगे तो इससे पहले के जो भी 2 वीडियोस हैं उसके डेफिनेशन देखिए, क्योंकि एनटीपीसी में रिकॉर्ड है अब तक कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेशन से आते हैं और डेफिनेशन में बहुत डीप जाके डेफिनेशन पूछता है। तो एनटीपीसी के जितने भी एस्पिरेंट होंगे, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल के अभी प्री आ चुका है, एसएससी सीजीएल के जितने लोग मेंस से हमसे जुड़ रहे होंगे और मेंस के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मैथमेटिक्स में उनका हम 100% हेल्प करेंगे और 100% एकदम एश्योरेंस देते हैं आपको कि अगर एक बार इसको अच्छे से आप वीडियो को देख लें और अच्छे से नोट्स बना लें, क्योंकि आज जो होगा डेफिनेशन का लगभग हम लास्ट वीडियोज है और डेफिनेशन पे हम इतना समय क्यों लगा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि हम तो अन्य यूट्यूब पे से, अन्य यूट्यूब से जितने भी यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं एक ही वीडियोज में उड़ा दे रहे हैं डेफिनेशन। नहीं, डेफिनेशन तो है। अगर नंबर सिस्टम का अच्छे से आप डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तो समझ लो नंबर सिस्टम का बेस आपका क्लियर नहीं होगा। तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे डेफिनेशंस पे ही आपको रुका हुआ है, नंबर सिस्टम सारा इन्वॉल्व है। तो यहाँ से हम इससे पीछे सारा चीजें पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे इसी का आगे का जो भी डेफिनेशन है, इंटीजर। पिछले वीडियोज में हम डेसिमल नंबर सारा चीजें पढ़ लिए थे, इस बार हम पढ़ेंगे इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक आपको लगी रहा होगा, इसमें देखिए लगी रहा होगा कि पूर्णांक क्या है जी, पूर्ण अंक है। अगर देखा जाए तो कंप्लीट नंबर है। अगर कोई भी चीजें कंप्लीट नंबर लिखते हैं, आप कंप्लीट संख्या लिखते हैं, कंप्लीट नंबर, कोई भी चीजें अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको पूर्णांक बोलते हैं। अब आपका जवाब होगा कि सर कंप्लीट क्या होता है। कंप्लीट का मतलब आधा अधूरा कोई चीज नहीं। जैसे मैंने लिखा 3 क्या है जी, कंप्लीट है। लेकिन मैं अगर इसको 3.14 लिखूं तो आप कहेंगे ना ये तो 3 में है ना तो 4 में है जी, इनकम्प्लीट है, तो ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं, मान लीजिए कि 4, आप देखिए 4 क्या है, आपका कहेंगे इंटीजर है। मैंने लिखा 4.92, आपका जवाब होगा ये पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना ये 4 में है ना 5 में है। इसी को कहते हैं कंप्लीट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट नंबर। तो इंटीजर का डेफिनेशन जो होता है यही होता है, पूर्णांक क्या है, कंप्लीट नंबर है जी। कोई भी अगर संख्या लिख रहे हैं, कंप्लीट अगर लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक में जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव में ही चलें, हम माइनस में भी कोई चीज अगर कंप्लीट लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा -592, आप कहेंगे क्या है, तो हम कहेंगे ये भी पूर्णांक है क्योंकि कंप्लीट है। देखिए सिंबल से कोई लेना देना नहीं है, हम बस इतना देखेंगे कि संख्या कंप्लीट है कि नहीं है, तब आपको कहलाएगा पूर्णांक। अब पूर्णांक जो भी होता है 3 तरह का होता है। थोड़ा सा हम तेज चलेंगे तो आपको, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप 2x पे देख सकते हो, और नहीं तो हम जल्दी आज डेफिनेशन को एंड करेंगे और कल से हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे और न्यूमेरिकल आपको सिखाएंगे कैसे लगेगा। देखिए इंटीजर जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है जिसका सिंबल पॉजिटिव आ जाए। जैसे पॉजिटिव सिंबल का मतलब क्या चीजें हो गया जी, जैसे मैंने लिखा +1 तो आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। मैंने लिखा +2, ए भी पॉजिटिव है। मैंने लिखा +3, ए भी क्या है, पॉजिटिव। ऐसे हम करते करते कहाँ जा सकते हैं, +4, और करते करते हम +∞ तक चल सकते हैं। ठीक है जी। तो 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव पूर्णांक क्या होते हैं, तो हम कहेंगे +1 to इनफाइनाइट अगर चल रहे हम +1 to +∞ तक, तो ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं जी। क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। अच्छा, जीरो इंटीजर क्या होता है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। ऐसा इंटीजर जिसका वैल्यू 0 होता है उसे क्या कहते हैं, जीरो इंटीजर कहते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, जिसका वैल्यू आपका नेगेटिव में हो जाए, -1, -2, -3, -4, और ऐसे आप चलेंगे -∞ तक। कहां तक चलेंगे, -∞ तक। नहीं।
देखिए थोड़ा सा कुछ आपको टेक्निकल इशू आ गया था, टेक्निकल इशू से वजह से नहीं चल पाए, तो देखते हैं इसको। आ जाइए, ये सारा चीज यानी कि पॉजिटिव इंटीजर देख रहे होंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपका कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो +1 से लेके अगर हम प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, जीरो इंटीजर क्या होता है? तो जिसका वैल्यू जीरो हो जाए उसको क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर्स। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपको जवाब होगा, बहुत सारी किताबों में लिखा होगा कि सर नहीं, -1 टू लेके माइनस इनफाइनाइट तक, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं जी। ऐसे देखिए, किसी भी चीज का जब रेंज लिखा जाता है ना, तो हम बड़े से छोटे की तरफ नहीं चलते हैं, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। देखिए इसका रेंज कितना है, हम +1 और प्लस इन्फिनिटी, यानी पहले किसको लिखे? +1 को, उसके बाद किसको लिखे? प्लस इनफाइनाइट को, यानी सबसे छोटा प्लस सबसे बड़ा। यहाँ पे क्या है? जीरो। अब बहुत सारे किताब में आप पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग बताते भी होंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट होता है। नहीं, -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके -1। क्यों? क्योंकि ये आपको देखा जाए तो सबसे छोटा है जी, ये सबसे छोटा, और इसमें अगर नेगेटिव में देखा जाए सबसे बड़ा वैल्यू है, सबसे बड़ा वैल्यू है। अगर हमसे कोई पूछ दिया कि बताओ माइनस इनफाइनाइट है और -1 है, कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा, तो ये बताइए -1 क्या है? सबसे बड़ा, और माइनस इनफाइनाइट क्या है? सबसे छोटा। तो इसका जो रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक होगा, इसी को रेंज भी बोला जाता है, हिंदी में कहते हैं परास। जैसे इसका अगर कोई पूछ दे पॉजिटिव इंटीजर्स का रेंज क्या है, तो प्लस इनफाइनाइट से लेके +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। इसका जीरो इंटीजर्स का वैल्यू जीरो। अगर आपको नेगेटिव इंटीजर्स का रेंज क्या है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक। ठीक है जी। अब आ जाइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनके बारे में, इनसे एक डेफिनेशन बनता है, उस डेफिनेशन पे चलते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, थोड़ा सा इसको तर्क के रूप में समझते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो आपका जवाब होगा सर अगर हम +1 लिख रहे हैं ना, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम +2 लिख रहे हैं ना, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। +3 लिख रहे हो ना, ये भी क्या है? इंटीजर्स। अगर हम +4 लिखे, ये भी इंटीजर। अगर हम यहाँ डॉट 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 चलते हैं और प्लस इनफाइनाइट लिखते हैं, ये क्या है जी? पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ पा रहे हो? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जरा मैं यहीं से एक डेफिनेशन बनाता हूं, जैसे फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपका जवाब होगा सर ये कौन सा नया टॉपिक आ गया? फंक्शन। फंक्शन जिसको आप पढ़े होगे समुच्चय। फंक्शन को क्या पढ़े होगे? समुच्चय। आप इंटरमीडिएट में समुच्चय पढ़े होगे। समुच्चय कुछ और नहीं होता है, समुच्चय एक समूह होता है, यानी किसी चीज का जब समूह हम कलेक्शन कर देते हैं तो उसको समुच्चय कहते हैं ना। किसी चीज को कलेक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? समुच्चय। जैसे फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि आप सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को कलेक्ट करके बताइए, यानी कि +1 से लेके कहां तक चलिए? प्लस इनफाइनाइट तक चलिए। तो ये सारे चीजों का एक कलेक्शन हो गया, और इसी को आप ध्यान से देखिए तो इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब दिख रहा होगा आपको प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन। आपको प्राकृतिक संख्या, आपको जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या ऐसे पूछ ले, प्राकृतिक संख्या ऐसे भी तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, आपके ऑप्शन में भी ये भी तो आ सकता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे सोचूं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब होगा, देखो मैं क्या बताता हूं, एक चीजें याद में रखना, कोई भी चीज प्राकृतिक क्या होता है, तो मैं सीधा सीधा कहता हूं भैया ना कि जो चीज हमें प्रकृति से मिलता है वो सब प्राकृतिक है। जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते होगे, मान लो फिजिक्स, हमसे कोई पूछता कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, हमसे पूछ लेता है, हम तो अपने से डेफिनेशन बनाए फिजिक्स का सबसे बेहतर। अगर बहुत सारे लोग अलग अलग किताबों का डेफिनेशन देते हैं, हम तो एक लाइन में बताते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर्स लॉ, प्रकृति के नियमों का अध्ययन फिजिक्स है। बताओ, कहीं भी ऐसा फिजिक्स उठा के पढ़ लो जहां आपको नेचर्स की बात ना हो। आप जितना भी न्यूटन्स का लॉ पढ़ते हो, जितना भी चीजें पढ़ते हो, चुंबकीय गुण जितना भी पढ़ते हो, क्या वो नेचर्स नहीं है? सारे नेचर्स का लॉ ही तो पढ़ते हो। जैसे यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि जो चीज हमें नेचर से मिल जाए, जो चीजें हमें प्रकृति से मिले, जिसका हम खोज ना करें, वो सब क्या है? जिसका आविष्कार ना हुआ हो, वो सब क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे हमने कहा, बताओ क्या कभी सुने हो क्या कि 1 का खोज हुआ है?
कभी सुने हैं क्या 2 का खोज हुआ है? ये सब नेचुरल है जी। बस फर्क इतना है कि हम इसको डिजिट के और नंबर के फॉर्म में लिखना सीखे। यानी शुरुआत कुछ ऐसा, पहले ऐसे लिखा जा रहा था, एक कुछ पहले ऐसे लिखा जा रहा था, और इस एक को अब हर जगह शब्द में तो लिखा नहीं जाएगा जी। शुरुआत शब्द में हुआ था और उसको अंकों में और संख्याओं में लिखने का तरीका हम ढूंढे हैं। यानी इसी नेचुरल का क्या है? कन्वर्जन। समझ पा रहे हैं? यानी नेचुरल नंबर क्या है? तो आप कहेंगे फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि प्राकृतिक संख्या में बताओ एक क्या है, तो आप कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? +1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है जी। यानी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। अच्छा कोई पूछ दे मान लो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, क्या बताओगे? आप लोग बताओ, कमेंट में बताना कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। आप लोग वीडियो देखिए, कमेंट में आप जरूर मुझे बताइए, क्योंकि मैं सबका कमेंट देखने वाला हूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होने वाली है। ठीक है, सबसे छोटी तो मैंने बता दिया। यानी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है ना। अब आ जाइए जरा, मैं ऐसे लिख दिया एक चीज है, फंक्शन ऑफ, देखो फंक्शन ऑफ 0, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमसे कोई कहा कि प्राकृतिक यानी कि ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जिसमें क्या हो? 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो इसी को कहा जाता है होल नंबर्स। क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स, जिसको आप कहते हो पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हो? पूर्ण संख्याएं। देखो बाबू, पूर्ण संख्याएं हम लिख रहे हैं, पूर्ण संख्याएं। हम पूर्ण संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या पूर्ण संख्याओं की बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्याएं की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्याएं होता है, होल नंबर्स होता है, कभी होल नंबर ना कहना, होल नंबर्स होता है, पूर्ण संख्याओं की बात होती है। यानी पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर क्या है। अभी हम पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 0 से, 1 से, 2, 3 ऐसे चलता है आपका कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो एक चीजें आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर, फंक्शन ऑफ 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आपका क्या? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होता है, तो आपका जवाब क्या होगा भैया? बताओ। यानी 1 से। अगर हमसे कोई पूछ लिया पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, तो आपका जवाब होगा 0 से ना। तो 0 से पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है, और यहां से अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। ऐसे समझ लेना कि नेचुरल वो चीजें होता है जिसका कोई खोज नहीं हुआ है, जो डायरेक्ट हमें किससे मिलता है? नेचर से मिलता है। ठीक है जी, आ जाइए आगे चलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स आप जानते ही हैं सारा चीजें, ये तो मुझे समझाना ही है नहीं। यानी कि -∞ से लेके आपको कहां तक आता है? -1 तक। सबको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? अच्छा आगे आ जाइए। इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। ये तो आप समझे ही होंगे, यानी जिसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं भैया? सम संख्या। सम संख्या उससे बोलते हैं जो 2 से क्या हो? विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक है, बस एक चीजें ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव की बात नहीं है। जैसे मैंने लिखा, समझो +2 ये भी 2 से विभाजित है, मैंने लिखा 4 ये भी 2 से विभाजित है, मैंने लिखा 6 ये भी 2 से विभाजित है, मैंने लिखा 8 ये भी 2 से विभाजित है। इससे आगे हम बढ़ते रहेंगे। मैंने लिखा -2, बताओ ये भी 2 से विभाजित है? हाँ जी। मैंने लिखा -4 ये भी 2 से विभाजित है? हाँ जी। -6 ये भी 2 से विभाजित है, -8 ये भी 2 से विभाजित है। ऐसे आगे चलते रहेंगे। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होंगे कि चाहे हम पॉजिटिव में चले चाहे नेगेटिव में चले, अगर 2 लगातार सम संख्या लेते हैं, 2 लगातार सम संख्या,
दो लगातार सम संख्या, तो हमेशा उसमें कितने का गैप होता है भैया? 2 का गैप होता है। जैसे देखो 2 और 4 में कितने का गैप? 2 का। 4 और 6 में कितने का गैप? 2 का। 6 और 8 में कितने का गैप? 2 का। 8 और 10 में कितने का गैप? 2 का। अगर मैं पूछूं 4 और 6 में कितने का गैप? 2 का। -2 और -4 में कितने का गैप? 2 का। -6 -8 में कितने का गैप? 2 का। लेकिन भाई साहब अगर एक चीजें मैं आपसे पूछ लूं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां से, अगर मैं पूछूं कि +2 और -2 में कितने का गैप? बताओ, +2 और -2 में कितने का गैप है? तो आपका जवाब होगा 4 का। देखो गैप का मतलब अंतर। आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे 4 में से 2 में से यानी +2 में से अगर हम -2 घटा देंगे भैया, जरा देखना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी यहाँ गैप कितना आ गया? 4 का जी। तो क्या मैं बोल रहा हूं जो रूल फेल मार गया? हाँ जी, रूल फेल मार गया। यानी यहां तो आपने बताया कि 2 लगातार सम संख्याओं के बीच में कितने का गैप? 2 का गैप। लेकिन यहां 2 लगातार सम संख्याओं के बीच में कितने का गैप आ गया? 4 का गैप आ गया। रूल फेल ना हो इसलिए बीच में एक चीज रख देते हैं, क्या? 0। अब जरा देखो तो, अब मैं पूछूं 2 और 0 में कितने का गैप? 2 का। 0 और -2 में कितने का गैप? 2 का। हो गया ना 2 का गैप। अब कोई भी लगातार 2 संख्या ले लो, सम संख्या, तो आपको कितने का गैप मिलेगा? 2 का ना। तो एक चीजें यहां से एक चीज और प्रूफ हो गया। जरा देखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी 0 से पूछा जाता है। 0 से पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं शून्य क्या है, तो आपका जवाब हो गया भैया 0 क्या है? सम संख्या है। अच्छा, सम और विषम में आप देख लिए क्या है? ये सम संख्या जी। तो शून्य क्या है? एक सम संख्या। अभी आपने ऊपर देखा कि शून्य और क्या था? पूर्णांक था। शून्य क्या था? पूर्णांक था। और ऊपर जाके देखिए तो शून्य क्या था? यानी 0 क्या था? रियल नंबर था, वास्तविक संख्या था। और ऊपर चले जाइए तो 0 क्या है? 0 क्या है? तो 0 एक, अगर देखा जाए तो 0 एक परिमेय संख्या भी है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या जी। समझ पा रहे ना? देखिए 0 के बारे में मैं एक ही जगह बताऊंगा जो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? 0 से। और मैं ऊपर के वीडियोस में सारा आपको डिफाइन करते हुए आ रहा हूं। अगर आपको लगे कि हमें ये जो सर बोल रहे हैं क्या है, 0 कैसे वास्तविक संख्या है, 0 कैसे अगर देखा जाए तो पूर्णांक है, 0 कैसे देखा जाए परिमेय संख्या है, तो पीछे वाला वीडियो आप उठा के देखिए, उसमें हर एक चीज हम बताएं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, इवन नंबर क्या हो गया भैया? यानी कि जो 2 से विभाजित होता है। ठीक है, आ जाइए। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो। अच्छा, ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर को बोला जाता है विषम संख्या, हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। अच्छा, 2 से विभाजित ना हो तो किससे विभाजित हो? बताओ जरा तो, किससे विभाजित हो? ये आपका सवाल है, ये आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैंने कहा कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो 2 से विभाजित ना हो वो किससे विभाजित होगी? ठीक है जी, अब आ जाइए। अच्छा, मैंने लिखा 2 से विभाजित ना हो, मैंने लिखा भाई 1, बताओ क्या 2 से विभाजित होगा? मैंने लिखा 3, क्या 2 से विभाजित होगा? मैंने लिखा 5, 7, 9 और ऐसे चल रहा हूं, बताओ क्या 2 से विभाजित है? नहीं। मैंने लिखा -1, क्या 2 से विभाजित है? मैंने लिखा -3, क्या 2 से विभाजित है? -5, 2 से विभाजित है? नहीं। -7, ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, यहां भी विषम संख्याओं, 2 लगातार विषम संख्याओं में भी आपका कितने का गैप होता है? 2 का गैप होता है। भाई साहब जरा देखिए, 1 और 3 में 2 का गैप, 3 और 5 में 2 का गैप, 7 और 9 में 2 का गैप, -1 और 1 में भी कितने का गैप है? 2 का गैप है। तो देखिए यहां पे आपको हम 0 नहीं रख रहे हैं ना। अगर 0 रखेंगे तो 1 का गैप बना देगा, और होना कितने का चाहिए? 2 का। तो देखिए आपको सिद्ध हो गया कि शून्य आपका क्या है? सम संख्या है। शून्य को कभी भी विषम में नहीं रखेंगे। समझ पा रहे हैं ना? शून्य को कभी भी विषम में नहीं रखना है, क्योंकि 2 लगातार विषम संख्याओं में कितने का गैप होता? 2 का। कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं भैया, या देखिएगा पॉजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। देखिए कुछ इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। विशेषताओं में जरा देख लीजिए भाई साहब,
विशेषताओं में इसको पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर इवन को इवन से जोड़ दिया जाए, बताओ इवन को इवन में जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो आपका जवाब होगा इवन मिलेगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज है इवन एंड ऑड की। अब इसको सर्टिफाइड करना तो कुछ भी रख लो, 2 को रख लो, 4 को रख लो, कितना आ गया उत्तर 6। जा देखना इवन प्लस इवन कितना हुआ, इवन आया। अच्छा मैंने लिखा इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, बताओ भाई क्या आएगा, आपका जवाब होगा सर मुझे तो पता ही ना, तो रख के चेक कर लो ना, कुछ भी रख लो। जैसे मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, कितना आया भाई बताओ 5, क्या आया है, ऑड आया। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड होता है। अच्छा अगर मैंने लिखा ऑड प्लस ऑड, बताओ ऑड प्लस ऑड, आप कहोगे सर मुझे तो आता ही ना, कुछ भी रख लो यार, 5 रख लो, 7 रख लो, 5 और 7 को जोड़ोगे क्या आएगा 12, बताओ 12 क्या है, इवन है, तो ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, इवन आ गया। समझ पा रहे ना, इसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। यानी इवन को इवन में जोड़ दीजिए इवन मिल जाएगा, इवन को ऑड में जोड़ दीजिए ऑड मिल जाएगा, इवन ऑड और ऑड को जोड़ दीजिए क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। बात समझ पा रहे ना, इसको प्रॉपर्टीज कुछ अलग सा पढ़ेंगे नहीं, कुछ अलग सा नहीं भाई, थोड़ा सा बस जानना है, इसको अलग से हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हम यहीं पे बता दें। और कोई भी चीज सर्टिफाइड करे तो कोई वैल्यू रख के आप सर्टिफाइड कर लो। अगर एग्जाम में मान लो आपको पूछ ही दिया, तो आप अगर नहीं इस चीज को याद कर पा रहे हैं तो कोई भी एक वैल्यू रख लीजिएगा ना, कोई भी एक वैल्यू रख लीजिएगा और उस वैल्यू को सर्टिफाइड करवा दीजिएगा कि क्या चीज आ रहा है। क्लियर, आ जाइए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहां पे देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। किसको बांट रहे हो भैया पहले ही बताओ, तो आपका जवाब होगा सर पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान में रखना कि नेगेटिव इंटीजर्स की बात ही नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी कैसी आएंगी, धनात्मक आएंगी। कैसी आएंगी, धनात्मक आएंगी, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछता है और सबसे ज्यादा लड़के का मिस्टेक भी यहीं से होता। ठीक है, आ जाइए। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक को बांटते हैं और 3 नंबर होता है धनात्मक पूर्णांक को बांटने का। पहला है प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दूसरा होता है भैया कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और एक है यूनिक नंबर, जिसको बोलते हैं न तो भाज्य न तो अभाज्य, न तो भाज्य न तो अभाज्य। इसी को बोलते हैं यूनिक नंबर। अब इसको हम ना एक एक चीज को पढ़ते हैं, थोड़ा यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहीं से ज्यादा डेफिनेशन आपको पूछता है। जैसे यूपी टेट, अगर आप उत्तर प्रदेश कभी शिक्षक की आपको तैयारी कर रहे होंगे तो यूपी टेट का एक बड़ा ही पसंदीदा टॉपिक रहता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछ लेता है जी यहाँ से। ठीक है, रेलवे की तैयारी करते हैं तो बड़ा ही पसंदीदा इसका टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। हाँ, सीजीएल में नहीं पूछता है, सीजीएल में पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। ठीक है, तो आ जाइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। आ जाइए भैया, प्राइम नंबर सबसे पहले अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब मैं आपसे पूछूं, देखिएगा जरा, अभाज्य संख्या क्या है जी। देखिए अ का मतलब, जैसे हिंदी में पढ़ते होगे ना, अ का मतलब नहीं होता। अ का मतलब जैसे विकसित का अगर हम विलोम लिखें तो क्या है, अविकसित। भाज्य का विलोम लिखे तो क्या है, अभाज्य। भाज्य का मतलब क्या होता है, विभाजित। विभाजित का मतलब होता है भाग देना, यानी ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से भाग पड़ जाए यानी विभाजित हो जाए उसको भाज्य कहते हैं। और ऐसी संख्या जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य। लेकिन भाई ऐसा तो है ना, मैंने डेफिनेशन बोला लेकिन डेफिनेशन में आप इस चीज को पकड़ नहीं पाए। कहे सर कि ऐसी संख्या जो दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देती है, वो है एक। वो है एक, एक से सब में भाग पड़ जाता है। लेकिन एक ऐसी संख्या ये है, जैसे खुद, मैं दूसरे से अगर विभाजित नहीं हूं लेकिन खुद से विभाजित हूं, तो इसका डेफिनेशन इसी तर्ज पे, इसी
को लेके बनाया गया है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो उसे कहा जाता है भैया, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या ना। अच्छा, जिससे विभाजित होती है, ध्यान से सुनिएगा, जिससे विभाजित होती है उसी को बोला जाता है फैक्टर, उसी को बोला जाता है गुणनखंड। तो अगर मैं बोलूं कि यहां स्वयं और एक मिलके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 2 गुणनखंड हो रहे हैं। कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 2 गुणनखंड। तो इसी का डेफिनेशन ऐसे बन जाता है, यानी 2 फैक्टर हो रहे हैं जी। ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसके 2 केवल फैक्टर होते हैं, गुणनखंड को बोला जाता है वो फैक्टर। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फैक्टर। A number which has only 2 factors is known as prime number। यानी एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और उस गुणनखंड में कौन कौन होगा? वह होगी और एक होगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। कुछ मैं लिख रहा हूं, जरा बताइए तो क्या ऐसा होगा? आप कहेंगे हाँ जी 2। बताइए किसी से कटेगा? आप कहेंगे ना जी, केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 5, ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 9, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 11, मैंने लिखा 12। बस भाई साहब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर मुझसे इससे प्राइम नंबर निकालने की बात हो जाए, बताइए 2 किसी से कटेगा? आपका जवाब नहीं कटेगा जी। तो बताइए प्राइम नंबर है? हाँ जी। अच्छा, 3 किसी से कटेगा? आप कहेंगे नहीं जी, ये भी किसी आपका प्राइम नंबर है। मैं पूछूं 4 कट जाएगा? आपका जवाब होगा हाँ जी 2 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे ये नहीं होगा। क्या 5 कटेगा? आपका जवाब होगा नहीं जी, 5 और 1 को छोड़ के किसी से नहीं कटेगा। क्या 6 कटेगा? आप कहेंगे हाँ जी, ये तो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। अच्छा, 7 कटेगा? आप कहेंगे ना जी, तो 7 भी हो जाएगा। 8 कटेगा? हाँ जी, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। 9 कटेगा? हाँ जी कटेगा। 10 कटेगा? हाँ जी कटेगा। 11 कटेगा? नहीं। 12 कटेगा? हाँ जी कटेगा। 13 नहीं। समझ पा रहे हैं विशेषता? यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको लिख रहा हूं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या पूछा जाता है। तो 1 से 50 तक डायरेक्ट याद करिए कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15। ये आपका होमवर्क है, आपका कमेंट है, आप लिख लीजिए। आप इसको 1 से 50 तक देखिएगा कि कैसे अभाज्य संख्या 15 हो रही है। आप लिख के चेक करिएगा, उसके बाद सर्टिफाइड होइएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको लिख के बताऊंगा कि 1 से 50 तक 15 होती हैं कि नहीं होती हैं। जैसे मुझसे कोई बोला 50 से 100 के बीच में बताओ सर, तो 50 से 100 के बीच में होती हैं 10। ये भी आप देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आप पहले लिखिएगा कि 50 से 100 तक आप 10 लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। अगर नहीं लिख पाए तो आप कमेंट करिएगा, मैं लिख के दिखाऊंगा ना। अगर मैं यहां से देखूंगा 1 से 100 तक, तो आपका जवाब होगा 15 उधर 10 इधर, कितनी होंगी टोटल? 25 होंगी जी। ये बातें आपको याद रखनी, ये बातें डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 15। 50 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक 25। अब इसमें अगर मैं पूछूं क्या इसमें माइनस वाला कोई चीज आएगा, तो ध्यान रखना माइनस वाला कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं या लिखूंगा नहीं, ये आपको सुनना है बातों को और अपने नोट्स में चीज को लिख लेना है। जैसे मैं पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आपका जवाब होगा 2। क्लियर? अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या, तब भी क्या होगा? 2। क्लियर? देखिए भाषा क्या क्या बदलेगा। उसके बाद पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी क्या होगा? 2। सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या, तब भी क्या होगा? 2।
सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, देखिए यही था यूपी टेट का क्वेश्चन, पूछा गया था सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव प्राइम नंबर, तभी उत्तर क्या होगा 2। समझ पा रहे हैं ना? एक चीजें ध्यान में रखिए, लेकिन लड़के क्या था ना, बहुत सारे लड़के कुछ ऐसा, ऑप्शन ए था जी, देखो 0, -2, 2, 1। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कहीं मैं 0 का बात किया था, बताओ 0 का कहीं मैं बात किया था तो ये तो कभी होगा नहीं। मैं जब कहा कि इन सब का बंटवारा ही पॉजिटिव का होगा तो नेगेटिव का भी होगा ही नहीं। मैंने ऐसे कहा कि प्राइम नंबर वह होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, तो इसका तो केवल एक ही गुणनखंड होता, तो ये कहीं तो ऑप्शन बच रहा था, लेकिन लड़का एलिमिनेट नहीं कर पाया था। और बहुत सारे लड़के, लगभग 90% लड़के -2 0 -2 0 मार के आ गए। तो एक चीजें ध्यान में रखिएगा, अभाज्य संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाली है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो सबसे छोटी, एक चीज पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब आपको ऑप्शन क्या मानना पड़ेगा? 3, क्योंकि विषम की बात कर रहा है। अच्छा, सबसे छोटी विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या, तब भी 3। क्लियर? विषम की बात करेगा तो 3। अगर वैसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप आंख बंद करके कुछ भी नहीं, क्या कोई भी भाषा लिखे, क्या मारना है? 2 मारना है। और देखिए 2 इकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, यानी इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होता है। आ रहा ना मजा? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन पे दिन आपको जो भी चीजें होगा एक बेहतर क्वालिटी दिया जाए, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। जो भी मैथ्स विद अर्जुन सर है, आप इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, जो एनटीपीसी के एक एक चीज में आपको, एनटीपीसी के हर एक, अगर देखा जाए हर एक स्टेज पे जाके आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। देखिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने बताया कि 2 इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, यानी 2 को छोड़ के कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए, अच्छा अगर मैं पूछूं, अगर मैं यहां से पूछूं, देखिए भाई प्राइम नंबर तो मैंने डिफाइन कर दिया, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? यानी भाज्य संख्या। तो आप कहते हैं कि ऐसी संख्या जो आपका विभाजित हो जाए, जैसे मैंने लिखा 4, देखिए भाई विभाजित हो जाएगी, आपका जवाब होगा हाँ जी, विभाजित तो हो ही जाएगी 4। मैंने पूछा बताओ 6 विभाजित होगा, हाँ जी। मैंने पूछा 8, हाँ जी। 9, 10, ये सब क्या है? विभाजित संख्या, यानी भाज्य संख्या है, ये विभाजित हो जाएंगे। यानी ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्लियर? अच्छा, न तो भाज्य न तो अभाज्य, यानी ऐसी संख्या जिसके केवल एक गुणनखंड होते हैं, एक फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है, उसको बोलते हैं यूनिक नंबर, जिसका वैल्यू है 1। क्या है भैया? 1। यानी देखिए कितने मजे की बात, 1 क्या है? यूनिक नंबर है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कई एग्जाम में कि यूनिक संख्या क्या है, यूनिक नंबर क्या है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल एक फैक्टर। अब आपका जवाब होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर 0 कहां रखा जाए? भैया मैं 0 की बात ही कहां किया। बहुत सारे लड़कों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि 0 कहां रखा जाए। भाई साहब देखना किसकी बात कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 आता है? आपका जवाब होगा नहीं जी। जब पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 नहीं आता है तो हम 0 को क्यों रखें ना? तो 0 के, क्योंकि 0 के तमाम गुणनखंड होते हैं ना, 0 सबसे डिविजिबल हो जाता है। तो आपका जवाब होगा, अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिए इधर, मैंने पढ़ा भाई 1 से 100 तक कितनी? 25 अभाज्य संख्या, और इसमें एक यूनिक नंबर होता है, कितना? एक यूनिक नंबर। तो बताओ 25 और 1 26 लोग हो गए ना। अगर 1 से 100 तक देखें तो 25 अभाज्य संख्या, एक यूनिक नंबर, यानी टोटल मिला के कितने लोग हो गए? 26। तो मैं पूछूं भाई भाज्य संख्या बताओ, यानी भाज्य कितनी होंगी? तो आपका जवाब होगा सर 100 में से 26 घटा के बताइए कितनी होंगी? 74। समझ पाए? 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी? 74।
अब पिछला क्वेश्चन यही पूछ लिया था, लड़का गलती कर दिया था। क्या पूछा था? पूछा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। उसके दिमाग में इतना आपको वो एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड हो जाते हैं तो उनके दिमाग में सीधे अभाज्य दिख गया। मार दिए 2, लेकिन पूछा क्या था? भाज्य। भाज्य, तो भाज्य में सबसे छोटा कौन होगा? 4। आ रही बात समझ में? भाज्य में सबसे छोटा कौन होगा बाबू? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी? कौन होगी? तो आपका जवाब होगा 4 ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, और भाज्य 1 से 100 तक कितनी भाज्य होंगी? तो आपका जवाब होगा 74। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य होंगी? आपको कितनी अभाज्य? तो 25। अगर आपसे पूछेगा 1 से 100 तक कितनी यूनिक नंबर होती हैं, तो आपका जवाब होगा सर यूनिक नंबर केवल एक ही होता है। वो कौन है? 1 है ना। यूनिक संख्या कौन है? 1 है। क्लियर? आगे बढ़ा जा। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब देखिए प्राइम नंबर को भी बांटा गया है। प्राइम नंबर को भी 2 पार्ट में हम बांट के देख लेते हैं। देखिए क्या है? को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, और इसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। और ट्विन प्राइम नंबर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। हाँ जी, चलिए। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं कि प्राइम नंबर जो होती हैं 2 तरह की होती हैं। एक को प्राइम नंबर होता है, एक ट्विन प्राइम नंबर होता है। अब को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो देखो, एक बात सुनते होगे HCF। HCF, मैं पूछूं HCF क्या होता है यार? मैं तो सुना ही नहीं। HCF क्या है? जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। यानी HCF किन्हीं भी 2 संख्याओं का HCF अगर 1 हो जाए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी 2 संख्या अगर हम ले जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी वो दोनों संख्या किसी एक संख्या के पहाड़े में ना आते हो, यानी 2 संख्या ऐसी आती हो कि जिसके पहाड़े में ना आते हो, तो उनको बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। उनका HCF होता है जी पहाड़े में ना, या CF मतलब 1। जैसे मैंने लिखा, एक संख्या लिख रहा हूं, जरा दे दो, देखो 2 3। बताओ कोई ऐसा जो है, कोई ऐसी संख्या है 1 को छोड़ के जिसके पहाड़ा में दोनों आते हैं? आप कहेंगे ना, तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1। लेकिन मैं लिख दूं 4 और 6, तो आप कहेंगे सर हाँ ये तो है, ये तो 2 के पहाड़ा में दोनों आ जाते हैं जी। तो जिसके पहाड़ा में मैक्सिमम आ जाते हैं उसी को HCF कहा जाता है। तो 4 और 6 का HCF कितना हो गया? मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा LCM HCF में। अभी बस इतना सा जानो आप कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। जैसे मैं लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। अब जरूरी नहीं है वो आपको क्या है, अभाज्य है, वो भाज्य भी हो सकती हैं लेकिन उसमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे मैं लिखा 2 3, बताओ कुछ भी कॉमन है? आपका जवाब होगा ना। मैंने लिखा 3 5, बताओ कुछ भी कॉमन है? आपका जवाब होगा नहीं जी। मैंने लिखा 3 4, बताओ कुछ भी कॉमन है? नहीं जी। मैंने लिखा आपका 7 12, बताओ कुछ भी कॉमन है? आपका जवाब होगा नहीं जी। मैंने लिखा 9 16, कुछ भी कॉमन है? आपका जवाब होगा नहीं जी। मैंने लिखा 16 25, बताओ कुछ भी कॉमन है? आपका जवाब होगा नहीं जी। लेकिन मैंने लिखा 20 25, बताओ कुछ भी कॉमन है? आप कहेंगे हाँ जी इसमें तो कॉमन है, क्या? 5। इसमें कॉमन क्या है? 5। तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं। समझ पा रहे ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। को प्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी 2 संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF 1 हो उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर
यानी दो अभाज्य संख्या का अंतर जब 2 हो, दो अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो। यहां पे भैया पहला कंडीशन कि जो भी आप संख्या लिख रहे हैं वो अभाज्य होनी चाहिए। दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2। ये आपको DSSB में पूछा गया था, अंतर 2, यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 हो, ऐसे उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे मैं लिख रहा हूं, पहला कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, पहला कंडीशन होना चाहिए कि जो भी आप संख्या लिख रहे हैं वो अभाज्य होनी चाहिए। अगर अभाज्य नहीं है तो ये रूल फेल हो जाएगा। पीछे वाले में आपको कोई भी संख्या रहे काम चल जाएगा, कोई भी संख्या रहे, बस उनका HCF कितना होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे ए क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया ये है कि जो भी आप संख्या लिख रहे हैं वो अभाज्य होनी चाहिए और ऐसे 2 का डिफरेंस भी होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं भैया, बताओ 3 और 5, बताओ दोनों अभाज्य हैं और 2 का क्या है अंतर। मैंने लिखा 5 7, 5 7, बताओ 5 7, ये भी तो है। मैंने लिखा 9 11, बताओ ये अभाज्य आपको ट्विन प्राइम नंबर है, जल्दी बताओ। आपका जवाब होगा ना जी, क्योंकि ये तो अभाज्य है, ये नहीं है, तो ये कभी भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते। मैंने लिखा 11 13, बताओ ये होंगी, आपका जवाब होगा हाँ जी ये तो होंगी, क्योंकि दोनों अभाज्य हैं। मैंने लिखा 17 19, बताओ ये भी होंगी, आपका जवाब होगा हाँ जी। मैंने लिखा 21 23, ये होंगी, आपका जवाब होगा हो तो जाती, लेकिन यहाँ 21 क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए ये कभी भी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होंगे। 29 31 होगी, 41 43 होगी, हाँ जी ठीक है। तो ये सारी क्या होती हैं, दो अभाज्य संख्याओं का जब अंतर 2 हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो जुड़वा मतलब क्या, 2, ऐसे याद रखो। ट्विन मतलब क्या, 2, यानी ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनमें अंतर कितने का हो, 2 का, उसे क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। अब एक और बचा है जिसका नाम है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है जी। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण संख्या, ध्यान से समझिएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है परफेक्ट नंबर, तो देखिए परफेक्ट नंबर, अ नंबर विच इज अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एक संख्या को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं कब, जब उनके सभी गुणनखंडों का योग, व्हेन द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ दैट नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर्स, यानी उस संख्या को छोड़कर, यानी जब उसका फैक्टर लिखेंगे ना तो उसमें उन संख्या का छोड़ देंगे, अगर उनका योग उसे संख्या के बराबर आ जाता है तो उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे मैं लिख दूं, मैं हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर excluding that number, मतलब उस संख्या को छोड़कर, excluding that number is equal to that number is called perfect number, ये बहुत पूछा जाता है, दिख रहा है। ये आपको पूर्ण संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं, परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं भाई। किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि एक नंबर यानी एक संख्या परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या तब कहलाती है जब उसके सभी गुणनखंडों का योग, लेकिन उसके गुणनखंड में उस संख्या को नहीं रखना है, का योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। भाई साहब बस आपसे कहता हूं, क्या जरा बताइएगा, गुणनखंड कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा गुणनखंड क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूं तसल्ली से। जैसे मुझसे कोई पूछा कि 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा, पहले देख लें 12 किससे किससे कटता है, तो आपका जवाब होगा 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है,
3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है आपका, उसके बाद खुद 12 से कटता है ना। तो आप कहेंगे जितना भी लिख रहे हो ना ये सब 12 के क्या है, गुणनखंड। ठीक है, तो यही गुणनखंडों का योग, यानी ये जो गुणनखंड लिख रहे हैं इन सभी गुणनखंडों का योग अगर 12 के बराबर आ जाता तो 12 परफेक्ट नंबर हो जाता। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कुछ ही परफेक्ट नंबर है जो आप तसल्ली से इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। अब कैसे परफेक्ट नंबर, जैसे मैंने लिखा 6, अब देखिए 6 क्या है जी, तो आप कहेंगे 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद 6 से भी कटता है। लेकिन इसके गुणनखंड में एक बात लिखा है, इसके गुणनखंड में 6 को रखना यानी उस संख्या को रखना नहीं, यानी उस संख्या को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, यानी उस संख्या को छोड़कर। तो बताइए उस छोड़कर कितने गुणनखंड होंगे, 1 2 3, जरा इन तीनों को जोड़िए तो 6 के बराबर आ जा रहा है, तो आपका जवाब होगा 3 2 5 और 1 6। तो देखिए 6 क्या हो गई, परफेक्ट नंबर। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया, अब ऐसे आप निकालिएगा, मैं लिख दे रहा हूं परफेक्ट नंबर 28, 28 भी क्या है, परफेक्ट नंबर। मैं लिख दे रहा हूं 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, आपको 4 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, और उसके बाद देखेंगे 14 से भी कटता है भैया, और 28 से भी कटता है। लेकिन इस 28 को रखना नहीं है ना जी, इस 28 को रखना नहीं है। तो आप देखेंगे, अब जोड़िए जरा, तो 14 में 7 जोड़िए, 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 1 28। तो देखिए 28 भी क्या बन गया, परफेक्ट नंबर। ऐसे ही 2 परफेक्ट नंबर और है, 496 ये भी परफेक्ट नंबर है, 8127 ये भी परफेक्ट नंबर है। समझ पा रहे ना, ये भी क्या है आपका परफेक्ट नंबर। ज्यादातर जो भी परफेक्ट नंबर पूछा जाता है इन्हीं दोनों में से पूछ लेता है, लेकिन आप अगर अपने नॉलेज के लिए अगर अच्छे से इन दोनों को भी याद रख सकते हैं तो इसके अलावा परफेक्ट नंबर नहीं पूछा जाएगा कभी भी। यानी कि 4 परफेक्ट नंबर आप याद कर लीजिए, जैसे आप इतिहास भूगोल, जैसे आप पॉलिटी याद करके बैठते हो, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री, अगर ज्योग्राफी हम पढ़ के बैठते हैं, वैसे ही अगर इन चारों परफेक्ट नंबर को याद करके बैठ गए तो कभी भी अगर आप परफेक्ट नंबर पूछा जाएगा कुछ भी नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा परफेक्ट नंबर है, ए बी सी डी, ऑप्शन दे दिया जी, आपको ऑप्शन दे दिया 100, आपका ऑप्शन दे दिया 496, आपका ऑप्शन दे दिया मान लीजिए कि 120, ऑप्शन दे दिया मान लीजिए कि 135। आपका जवाब होगा भाई साहब, देखिए आप तो यही सोचेंगे ना, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो आप तो यही सोचोगे कि परफेक्ट नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर। कई लोगों का 90% लोगों का दिमाग तो 100 पे पहुंच जाएगा कि भाई 100 का, लेकिन 100 क्या परफेक्ट नंबर कहलाएगा? आपका जवाब होगा नहीं जी, 100 तो आता नहीं है। कौन आता है? 496 आता है। ठीक है जी। डीएसएसबी में पूछा गया था कि आपका बताइए इसमें से परफेक्ट नंबर क्या है। ऑप्शन दे रखा था ए बी सी डी, मैं लिख देता हूं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रखा था और पहला ऑप्शन था 9, दूसरा ऑप्शन था आपका 6 और फिर था 8 और फिर था आपका 7 और हमसे पूछा था इसमें परफेक्ट नंबर क्या है। तो कई लोगों को ये जवाब में मिला कि भाई 9, बहुत सारे लोग 9 मार के आ गए, लेकिन क्या होना चाहिए था? 6। हाँ, तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इस तरह से आपका देखिए जो भी नंबर सिस्टम का डेफिनेशन था वो डेफिनेशन सारा खत्म हुआ। यहाँ है डेफिनेशन, यानी 3 वीडियो जो मैंने डेफिनेशन बनाया जी। अगर आप इस वीडियो से पहले वाला वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पिछला वाला दोनों वीडियोज देखिए, क्योंकि अब इससे हम आगे जो भी आपको कराएंगे वो सारा चीजें न्यूमेरिकल करवाएंगे और मंडे से हम लाइव आएंगे और लाइव पढ़ाएंगे। मंडे से आपका लाइव क्लास चलेगा, यानी कल से लाइव क्लास चलेगा। उसमें आपको मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, प्लस उसमें आपके बायोलॉजी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका बायोलॉजी कल से स्टार्ट होने वाला है। जो आपको बेसिक चीजें बायोलॉजी के स्टार्ट किया जाएगा कि आपका जीएस भी साथ साथ चलता रहे, जीएस भी साथ साथ चलता रहे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से होता रहे। तो आई होप आप लोग अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे और सब लोग एनटीपीसी के फॉर्म भर चुके होंगे और एनटीपीसी का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा और हम जितना आपका मदद कर सकते हैं एनटीपीसी के प्रिपरेशन में, आपके सिलेक्शन में, उतना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त। और